हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस एडू हब। हम अपने क्लास 9th एनसीईआरटी की सीरीज जिसमें चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसके सेकंड और ये लास्ट पार्ट है, उस पर आज डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ और लाइक एंड कमेंट करके मेरा भी हौसला बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। अभी तक अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और अब हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि मैटर क्या है और मैटर कैसे बना हुआ है। बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से मैटर मिलकर के बना हुआ था, ये हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। हमारे पास 3 स्टेट एग्जिस्ट करते थे मैटर के, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनका कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था सर? तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किसमें था सर? सॉलिड में। इंटरमीडिएट था लिक्विड्स में और मिनिमम था गैसेस में। उसी प्रकार से स्पेसेस सबसे कम थे सॉलिड में, और उस स्पेस कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम थी किसमें? सॉलिड में। उसके बाद इंटरमीडिएट किसमें थी? लिक्विड में। और मैक्सिमम स्पेस किसमें रहता था? गैस में। चलिए, ये सब सीख लिया था हमने। उसके बाद कैसे ऑर्डर्ड वे में पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं, तो सबसे ज़्यादा अच्छे से सॉलिड। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन सॉलिड। उसके बाद लिक्विड के केस में लेयर्स के फॉर्म में पार्टिकल थे जो स्लिप करते थे, और जबकि गैसियस में कोई ऑर्डर ही नहीं था, पार्टिकल्स जस्ट मूव अबाउट रैंडमली। ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया था सर। किस में डिस्कस किया था? पार्ट 1 में। थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा आप लोग, हेल्थ इशू, बट फिर भी पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में, ठीक, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप पहले ज़रूर इसको देखें। 30 मिनट के अप्रॉक्स की वीडियो है। इसको 1.5 पे करके आप अगर देखते हैं सर, तो आप बहुत इजीली चीज़ों को गेन कर जाएंगे और 15-20 मिनट के अप्रॉक्स में ही आप सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। चलिए, मुझे लगता है ये समझ में आ रहा होगा कि अभी तक हमने क्या सीखा और कहाँ से सीखना है। अब हमको आज मेजरली किस पे फोकस करना है सर? कि क्या मैटर अपने स्टेट बदल सकता है। कौन कौन सी स्टेट सीखा था सर हमने? सबसे पहले सीखा था सर कि सॉलिड स्टेट, फिर क्या सीखा था सर? लिक्विड स्टेट, फिर क्या सीखा था सर? कि गैसियस स्टेट। तो क्या ये मैटर जो है, ये स्टेट्स भी आपस में इंटरचेंज हो पाएंगे क्या ये स्टेट्स बदल सकते हैं? इसी चीज के बारे में आज हम लोग जो है इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे सर। तो समझिएगा, हमारे पास अभी वाटर के 3 स्टेट एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम भली भांति जानते हैं सर। आइस जो कि सॉलिड स्टेट है, और वाटर जो हम फेमिलियर है वो लिक्विड स्टेट में ही रहता है, जबकि वेपर्स उसके गैसेस फॉर्म में होते हैं सर। देखिए, ये तीनों स्टेट्स तो हम भली भांति जानते हैं, लेकिन ये बताइए सर कि चेंज ऑफ स्टेट होने में पार्टिकल्स किस किस फेज से जाते हैं? तो यही इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम सीखेंगे सर। ध्यान से समझिएगा। एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने मैं रखता हूँ। ये सेटअप है कुछ आपके पास। सेटअप कुछ इस प्रकार से है सर कि मैंने एक आयरन स्टैंड लिया, उस पर सर एक बर्नर रख दिया, ट्राइपॉड स्टैंड के थ्रू उस पर मैंने एक बीकर रख दिया, बीकर में कुछ आइस रखी सर, ठीक, और ग्लास स्टिरर के थ्रू इसको मैं स्टिर करता रहूँगा, और एक थर्मोमीटर लगा करके मैं इसका टेम्परेचर मेजर करूँगा। चलिए, सेटअप समझ में आते ही बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे आते हैं। होता क्या है सर, मैं यहाँ से हीट सप्लाई करता हूँ। हीट सप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसका टेम्परेचर क्या होता है? राइज करता है, और कुछ टेम्परेचर T1 पे आ जाता है सर। बहुत ध्यान से एक्सपेरिमेंट को समझना है। T1 टेम्परेचर पे आने के बाद अब आइस मेल्ट होना शुरू हो गई। क्या हुआ सर? ये आइस के जो क्यूब्स थे वो मेल्ट होना शुरू कर दिए। ये मेल्ट होना शुरू कर दिए सर। अब जब मेल्टिंग शुरू हुआ तो मैं मेल्टिंग के लिए हीट प्रोवाइड करता रहा। मैंने बर्नर को तेज रखा और ये मेल्ट करते रहे, सारे आइस मेल्ट करते रहे। बट मैं उसके साथ ही साथ एक आपके एक्सपेरिमेंट में जो थर्मामीटर दे रखा था, इससे मेजरमेंट भी ले रहा हूँ। ये टेम्परेचर T1 पे ही आकर के कांस्टेंट हो गया है, और जबकि मैंने हीट यहाँ से प्रोवाइड करना बंद नहीं किया है, जबकि और बढ़ा दिया है यहाँ से हीट का अमाउंट, बट ये टेम्परेचर T1 पर ही आकर के रुका हुआ। ये कब तक T1 पे रुका रहता है ये भी देखने वाली बात थी।
ये तब तक T1 पे रुका हुआ था जब तक हमारा लास्ट पीस आइस का मेल्ट नहीं कर जाता। अच्छा, जो ही ये लास्ट पीस आइस का मेल्ट हुआ, ये टेम्परेचर फिर हाई राइज करने लगा, T2, फिर ऐसे आगे बढ़ता चला गया। चलिए, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही लाजवाब एक्सपेरिमेंट है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हुआ क्या सर, पहले हमने एक सेटअप देखा। सेटअप कुछ इस प्रकार से था कि पहले आयरन स्टैंड पे मैंने बर्नर और बीकर रखे। बीकर में मैंने जो है आइस रखा। आइस रखने के बाद सर मैंने क्या किया कि उसमें स्टिरर से स्टिर करते रहा और देखा कि कब तक मेल्ट होता है। जब तक लास्ट पीस ऑफ आइस नहीं मेल्ट हुआ था, ठीक, तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट एक T1 पे आकर के ही रुका हुआ था। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा गौर करने की चीज़ थी। हमने ये ऑब्जर्वेशन लिया और ये ऑब्जर्वेशन लेने के बाद क्या हुआ सर कि इस चीज़ को समझने की कोशिश की कि ये फिनोमेना होता क्यों है। हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये हीट सप्लाई जो हम बर्नर के थ्रू कर रहे थे इस बीकर में, वो कहाँ जा रहा था। हीट सप्लाई करते ही सर ये आइस मेल्ट होना शुरू हो गए, तो ये हमारी हीट एनर्जी जा कहाँ रही थी। तो लॉजिकल सी बात है सर, ये जो हीट सप्लाई हम कर रहे थे वो इन आइस को मेल्ट कराने में एनर्जी को यूज कर रहा था। सर तो ये आइस मेल्ट हो रहे थे, आइस मेल्ट होकर के वाटर के फॉर्म में आ गए सर, आइस मेल्ट होकर के वाटर के फॉर्म में हो गए। तो पहले ये सॉलिड स्टेट में था, मेल्ट करके वाटर के फॉर्म में आ गया। हुआ क्या सर, यहाँ स्टेट का चेंज हुआ, सॉलिड से ये सर लिक्विड स्टेट में गया और इसी स्टेट को चेंज करने में ही ये एनर्जी यूज हुई। अभी इस एनर्जी को एक स्पेसिफिक टर्म से मैं बुलाऊंगा, लेकिन आप इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान में रखना तब तक। चलिए, इसके आगे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है सर, मैं सेम सेटअप रखता हूँ, सेम सेटअप, बर्नर रखा मैंने, वाटर लिया, यहाँ पे बस आइस की जगह वाटर ले लिया, बाकी इसी बीकर में मैंने वाटर रख के ग्लास स्टेरर से स्टिर करूंगा और थर्मोमीटर लगा करके टेम्परेचर चेक करूंगा। बाकी सारी चीजें सेम है, बस यहाँ अब आइस की जगह मैं वाटर रखता हूँ। होता क्या है यहाँ पे देखिएगा, मैं जब यहाँ से हीट सप्लाई करता हूँ तो टेम्परेचर राइज करता है यहाँ तक। थर्मोमीटर में मैंने चेक किया तो टेम्परेचर वॉज T1, लेकिन अब टेम्परेचर T1 पर ही आकर के कांस्टेंट हो जाता है। कब तक, जब तक ये पूरा वाटर बीकर का पूरा वाटर जो है इवोपोरेट ना कर जाए, पूरा वाटर इवोपोरेट ना कर जाए। ये वाटर इवोपोरेट करना शुरू किया और ये टेम्परेचर फिर ये T1 ही कांस्टेंट रहा। कब तक कांस्टेंट रहा सर, तब तक कांस्टेंट रहा जब तक ये पूरा वाटर इवोपोरेट ना किया। लास्ट ड्रॉप से वाटर का मान लेते हैं ये ड्रॉप है लास्ट वाला, तो लास्ट ड्रॉप तक जो है ये टेम्परेचर T1 कांस्टेंट रहा। जो ही ये भी ड्रॉप इवोपोरेट हुआ उसके बाद से टेम्परेचर राइज करने लगा, T2, फिर T3, फिर ऐसे करके राइज करते चला गया सर। ये भी फिनोमेना सर पिछले फिनोमेना जैसा ही कुछ है, यहाँ भी टेम्परेचर आकर के रुक जाता है जबकि हम हीट सप्लाई करते ही रहते हैं। तो सर ये हीट एनर्जी कहाँ जाती है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ये भी हीट एनर्जी कहीं ना कहीं तो जा रही होगी सर। तो जैसे पिछली बार हीट एनर्जी उस आइस को मेल्ट कराने में जा रही थी, उसी प्रकार से इस बार हीट एनर्जी इस वाटर को वेपराइज करने में जा रही है, वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रही है। और कब तक यूज हो रही है, जब तक पूरा वाटर जो है वेपर के फॉर्म में नहीं हो जाता। जो ही वेपर के फॉर्म में हो जाता है फिर हमारा टेम्परेचर जो है राइज करने लगता है, T1 पे आके कांस्टेंट बढ़ के फिर T2, जैसे जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर बढ़ते चला जा रहा है। तो सर यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ रही हैं, बट इस फेनोमेना को क्या कहेंगे तो मैं तुरंत इसको डिस्कस करूंगा, बस आप एक्सपेरिमेंट को याद रखना। इसके पीछे भी कुछ रीज़न है तुरंत बताने के, से शायद आपको उतनी अच्छे से ना याद हो और थोड़ी देर बाद अगर रिकॉल कराता हूँ तो चीज़ें रिवाइज होकर के आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे तो पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी सर, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू कर रहे थे। अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू किए तो हुआ क्या कि वो अपने पोजीशन को लीव करने लगे और इधर उधर फ्रीली मूव करने लगे सर। अब इन फेनोमेनन में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट किया सर, ऑर्डर डिस्टर्ब होने लगा, पार्टिकल्स जहाँ थे वहां से वाइब्रेशन शुरू किए, वाइब्रेशन की वजह से वो अपने पोजीशन को लीव करने लगे और पोजीशन को लीव करते ही रैंडम मोशन शुरू कर दिए सर। अब होगा क्या कि वो धीरे धीरे जो सॉलिड स्टेट था वो मेल्ट करके लिक्विड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो डिसऑर्डर्ड हो गया है, पार्टिकल्स मूवमेंट भी ज्यादा करने लगे हैं और अब रैंडमनेस भी बढ़ गई है। तो जो मिनिमम टेम्परेचर है
जिसपे सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में बदल जाएगा। कब सर? जब बस एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा हो। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। वो मिनिमम टेम्परेचर जब सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड बन जाएगा, कब? जब बस केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा हो। उसको क्या कहेंगे सर? मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। आशा करता हूँ मेल्टिंग पॉइंट आपको समझ में आता हो। वो सबसे कम टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में बदलने लगे, कब सर? जब बस केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता हो। मैं अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी डिस्कस करूंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट क्या करता है सर? तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। जैसे मान लीजिए सर यहाँ पे ये अरेंजमेंट है, लेट अस से ये एक अरेंजमेंट है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का। इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ लग रहा होगा सर। ठीक, जब हमको इनको मेल्ट कराना है सर, तो पहले ये बॉन्ड ब्रेक करना होगा, और इस बॉन्ड को ब्रेक करके हमको इसको डिसऑर्डर करना होगा। डिसऑर्डर करना होगा। ये जब डिसऑर्डर हो जाएंगे, तब उसके बाद इनके अंदर रैंडमनेस आ जाएगी, और ये सर एक दूसरी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करने लगेंगे, और इसके वजह से स्टेट का चेंज हो जाएगा। तो ये सबसे पहले हम क्या वर्क किए सर? यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था एफ, उसको ब्रेक डाउन किए। इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि इंडिकेशन है। किस चीज का इंडिकेशन है सर? तो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। आई थिंक सो दैट इट इज क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा सर। आइस का मेल्टिंग पॉइंट अगर हम केल्विन में देखें तो 273.15, और ऐसे अगर अब हम डिग्री सेल्सियस में देखते हैं तो 0 डिग्री पे ही आइस मेल्ट करना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे करके वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। ध्यान से समझिएगा, सॉलिड का लिक्विड स्टेट में बदल जाना किस प्रोसेस के थ्रू ये होता है सर? तो मेल्टिंग के थ्रू। इसको और क्या कहते हैं सर? तो फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फ्यूजन। तो ध्यान से समझिएगा, फ्यूजन क्या होता है। अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब बहुत ही आराम से आप इस एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हैं। यहाँ पे सॉलिड आपके पास क्या था? आइस। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आइस रखा है मैंने, वेरी गुड। ये आइस था, ये कितना था? मान लेते हैं 1 kg। अब मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर दिया मैंने, ठीक। तो ये 1 kg ऑफ आइस जब वेपर के फॉर्म में मेल्ट करके मेल्ट करके पूरा कन्वर्ट हो जाएगा वाटर्स के फॉर्म में, ठीक ना। ये मेल्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में, सॉलिड से। तो जितनी एनर्जी लग गई सर, यहाँ से मैं हीट दे रहा हूँ और मैं यहाँ से देखता रहूँगा, भाई मैंने तुमको इतनी हीट दे दी, इतनी हीट दे दी। तो जब तुम्हारा पूरा 1 kg मेल्ट हो गया तो मैं बता दूंगा भाई इतनी हीट दे दी, और जितनी हीट दी वो क्या होगा सर? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आ रहा है समझ में? मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड का लिक्विड में बदल जाना को फ्यूजन कहते हैं, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको कहते हैं? जब 1 kg सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। मुझे लगता है ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। 1 kg ऑफ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दिस इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलिए, अगर ये समझ में आता हो तो हम आगे देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है सर? कुछ वैसा ही टर्म ये भी है, इसको समझते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg ऑफ लिक्विड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से समझिएगा। अब पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में फिर से वापस आते हैं। अगर मैं लिक्विड स्टेट में 1 kg के इक्विवेलेंट लिक्विड ले लेता हूँ, kg के इक्विवेलेंट मैं बोल रहा हूँ, लिक्विड ले लेता हूँ, ठीक, और मैं यहाँ से इसको हीट प्रोवाइड करने लगा सर, हीट प्रोवाइड किया मैंने, ये वेपर्स के फॉर्म में बदल जाएगा। तो मैं ये चेक करूंगा कि भाई मैंने तुम्हें इतनी हीट दे दी, मैंने बहुत ज़्यादा हीट दे दी सर, लेकिन कब तक दूंगा मैं? जब 1 kg तुम्हारा पूरा लिक्विड, 1 kg के इक्विवेलेंट लिक्विड बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ, 1 kg के इक्विवेलेंट लिक्विड कन्वर्ट किस में हो गए? तुम वेपर में हो गए। जब वेपर में कन्वर्ट हो जाओगे तो मैं बता दूंगा कि बालक मैंने तुमको इतनी हीट दे दी है, और इस हीट का नाम भी दे दूंगा मैं, इस हीट का नाम दे दूंगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मुझे लगता है ये भी चीजें अच्छे से समझ में आती होंगी। चलिए अब बड़े ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा आगे स्लाइड में बढ़ गए थे, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड है आपके पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अगर एक सॉलिड मेल्ट करता है, ठीक, सॉलिड मेल्ट करता है तो भी उसका टेम्परेचर सेम कैसे था, वो हीट एनर्जी जा कहाँ रही थी? तो उसका आंसर मुझे लगता है अभी सबके पास होगा कि वो जो हीट एनर्जी थी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर रही थी और स्टेट में ही चेंज कर रही थी सर। अच्छा, ये तो समझ में आता है। इसका मतलब कि सर अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो मैटर का स्टेट भी चेंज हो जाएगा, वन स्टेट टू अनदर मैटर भागने लगेगा। सर कैसे? सॉलिड को अगर हीट करता हूँ तो लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा, लिक्विड को थोड़ा और हीट कर दिया मैंने तो गैस स्टेट में बदल गया, और उसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस करूंगा, गैसेस को अगर कूल करने लगूंगा तो लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड को कूल कर दूंगा तो फिर से सॉलिड स्टेट में। आप इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जानते हैं, अगर आइस ले लेता हूं मैं यहाँ पे, लिक्विड स्टेट में मैं वाटर ले लेता हूँ, और यहाँ पे वाटर वेपर ले लेता हूँ सर, ठीक, ये ले लिया अगर मैंने, तो अगर मैं आइस को थोड़ा सा हीट किया तो वो लिक्विड स्टेट में बदल गया वाटर के फॉर्म में, और अगर वाटर को हीट किया तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में। और सिमिलर प्रोसेस अगर कूल करते चला गया तो मैं पहले फिर वेपर को कूल करके लिक्विड बना लूंगा और लिक्विड को कूल करके वापस से आइस। मुझे लगता है ये तो आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। आगे समझते हैं, ये जो चेंज ऑफ स्टेट हो रहा था सर, हीट को अप्लाई करके ही हो रहा था। हीट अप्लाई करने से सर सॉलिड से लिक्विड हो जा रहा था, फिर लिक्विड से गैस हो जा रहा था, और हीट को जो है हम कम कर रहे थे, इसका मतलब कूलिंग शुरू कर दे रहे थे, तो गैस से लिक्विड जा रहा था, लिक्विड से सॉलिड। लेकिन क्या कभी ऐसा फिनोमेना आपने देखा है जब डायरेक्टली सॉलिड जो है गैस में बदल जाता और वो लिक्विड में ना आता? ध्यान से समझिएगा, मैंने पहला आपको समझाया था कि गैस को थोड़ा सा हीट किया, सॉरी गैस को कूल किया तो लिक्विड पहुंच गए, लिक्विड को कूल किया तो सॉलिड में पहुंच गए। अगर इसका उल्टा प्रोसेस करता हूँ, सॉलिड को हीट करता हूँ तो लिक्विड, लिक्विड को हीट करता हूँ तो गैस में। इस फेनोमेना को तो आप अच्छे से समझ लो, लेकिन क्या कोई ऐसा फेनोमेना है जिसमें ये चीज आई ही ना, ये चीज आई ही ना? बताइए, ये फेज ही गायब हो जाए। जैसे मैंने इसको पूरा ही हटा दिया, अब क्या हो रहा है, डायरेक्टली गैस को सॉलिड में और सॉलिड को गैस में। कभी ऐसा फेनोमेना देखा है? चलिए देखते हैं। उसके पहले सबसे पहले आप समझ लेना, ये केल्विन क्या है, एसआई यूनिट है हमारे पास, और इसका कन्वर्जन आपको पता होगा शायद 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है। प्लीज चेक इट आउट, और ये आप रीड आउट कर लेना। ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी बुक का ही टेक्स्ट है, कंप्लीट चीजें आपको एक एक पॉइंट वाइज कवर कराई जा रही हैं। बुक को जरूर मैच करना साथ में, मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें बाकी रह जाएगा एनसीईआरटी बुक में। चलिए ध्यान समझिएगा, एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने रखता हूँ। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है सर? तो केमिस्ट्री में मैक्सिमम फोकस मैं एक्सपेरिमेंट पे ही रखूंगा, और आपको भी इसी हिसाब से समझना होगा। मैं क्या करता हूँ सर, पहले स्टैंड पे मैंने एक बर्नर लगाया, और बर्नर लगाने के बाद सर मैंने चाइना डिश रख दी। यहाँ पे चाइना डिश में मैंने कुछ अमोनियम क्लोराइड रखे, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे रख दिया जो कि सॉलिड स्टेट में था। अब इसके ऊपर एक फनल रख दिया सर, फनल रख दिया, और फनल को ऊपर से बंद कर दिया, कॉटन प्लग लगाया और ये इसको बंद कर दिया मैंने। शुरू से समझिएगा, मैंने बर्नर लगाया, ट्राइपॉड स्टैंड पे चाइना डिश रखी, चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड, मैंने इन्वर्टेड फनल लिया कुछ इस प्रकार से, इन्वर्टेड फनल को रखा और फनल को ऊपर से कॉटन प्लग से बंद कर दिया। अब मैं बर्नर को ऑन करके हीट प्रोवाइड करता हूँ। फेनोमेना को बहुत प्यार से समझना है। हुआ क्या है सर, ये अमोनियम क्लोराइड यहाँ से हीट होना शुरू हुआ, हीट को एब्जॉर्ब किया और डायरेक्टली जो है वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाने लगा, यहाँ से वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाने लगा, वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाने लगा। यहाँ तक तो चीजें समझ में आती हैं सब, लेकिन ये वेपर्स कहीं बाहर नहीं निकल सकते, वेपर्स कहीं बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि कॉटन प्लग लगा हुआ है। फिर क्या होता है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, कूलिंग शुरू हो जाती है। अब ये वेपर्स क्या होते हैं सर, वेपर्स आकर के यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, फनल के कॉर्नर्स पे एक्यूमुलेट होने लगे, फनल के कॉर्नर्स पे एक्यूमुलेट होने लगे सर। और ये प्रोसेस में हमको क्या देखने को मिलता है कि सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली वेपर्स में बदलता है, और वेपर जब कूल होते हैं तो डायरेक्टली किस में बदल जा रहे हैं सर, सॉलिडिफाइड। तो मुझे लगता है सर इस एक्सपेरिमेंट ने कुछ ना कुछ तो आपको सिखा दिया, मुझे तो बहुत कुछ सिखा दिया। देखिए कैसे,
सॉलिड अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली गैसेस स्टेट में बदल गया, और गैसेस अमोनियम क्लोराइड को जब कूल किया तो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में बदल गया, जो कि अभी पिछले ही पेज पे जो मैंने डिस्कस किया था ये कैसे होता है सर, उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देता है। अच्छा, इसी प्रोसेस को जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसियस फॉर्म में, बिना लिक्विड के आए, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। यहाँ सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इस एक्सपेरिमेंट के तहत दिखाया गया है सर। मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। आगे देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन एक बार आप समझ लीजिए कि द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, बीच में लिक्विड भाई साहब आए ही ना, डायरेक्टली कहाँ से, मैं सॉलिड से जो है गैस पे चला जाऊँ विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। बहुत ध्यान से समझिएगा, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहूँगा, ठीक ना। और इसी का जस्ट उल्टा प्रोसेस, जब गैस से सॉलिड डायरेक्ट हो जाता है बिना लिक्विड के आए, लिक्विड नहीं आना चाहिए सर, यही इसकी खासियत है। बिना लिक्विड के अगर गैस से सॉलिड हो गया तो इस प्रोसेस को मैं डिपोजिशन कहूँगा, बट आई विल से दिस प्रोसेस डिपोजिशन। चले, अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिए हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखते हैं। क्या प्रेशर भी इफेक्ट कर सकता है स्टेट्स को? क्या प्रेशर के भी चेंज से जो है हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं क्या? ध्यान से समझिएगा। स्टेट ऑफ मैटर डिफाइन किससे होता है सर? जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके बीच में डिस्टेंस कैसा है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, उनके बीच में रैंडमनेस कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कैसी है, इन्हीं सब प्रॉपर्टीज से डिफाइन होता है सर स्टेट ऑफ मैटर। तो क्या आप सोच सकते हैं कि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे? अगर पार्टिकल्स क्लोजर आते हैं तो क्या पार्टिकल्स के डिस्टेंस को चेंज करने से स्टेट चेंज होता है? अगर हाँ, तो इसका मतलब कि प्रेशर भी चेंज को इफेक्ट कर सकता है। अब देखिए कैसे। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया जा रहा है कि सर मैं एक ग्लास रॉड, लेट मी टेक द पेन, एक ग्लास ट्यूब लिया और उसमें पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगाया। मैंने पिस्टन सेट किया और गैस के पार्टिकल्स यहाँ पे थे, इनको ऊपर से पिस्टन से फोर्स लगा करके कंप्रेस करने की कोशिश की, किया मैंने। अच्छा, ये कंप्रेस किया मैंने पहले, तो ये कुछ इतने पास आ गए, ठीक। तो ये पहले यहाँ पे गैसियस पार्टिकल्स थे जो कि अब लिक्विड में बदल गए, लेकिन थोड़ा और कंप्रेस किया, ये किस में बदल गए सर? सॉलिड में। क्योंकि जितना पार्टिकल्स पास, नाम बदलते चला जाएगा। बहुत पास हैं तो सॉलिड कहेंगे आपको, थोड़ा दूर है हमसे तो लिक्विड कहेंगे, और बहुत दूर चले जा रहे हैं आप तो आप गैसियस स्टेट में है सर। ये आप जनरल लाइफ में भी ये टर्म्स यूज कर सकते हैं सर, जोक्स अपार्ट। ध्यान से समझिएगा सर। तो हम क्या कहते हैं कि बाई अप्लाइंग प्रेशर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोजर टुगेदर, और जितना आप पास ले आ देंगे सर उनको, उनके स्टेट्स का नाम बदलते चला जाएगा। बहुत पास हैं तो सॉलिड स्टेट कहने लगते थे, थोड़ा थोड़ा दूर हैं तो लिक्विड स्टेट कहिए, और ज़्यादा दूर हैं तो सर गैसियस स्टेट। तो मुझे क्या समझ में आया कि हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे, ठीक ना। अगर प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, और पास आते ही गैसियस स्टेट किस में चेंज जाएगा? लिक्विड में। लेकिन उसके साथ साथ मैं टेम्परेचर को भी रिड्यूस कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है टेम्परेचर रिड्यूस करने से भी जो है पार्टिकल्स पास आते हैं। और इसके वजह से मैं इसका एप्लीकेशन ले लूंगा ना सर। प्रेशर को कम बढ़ा दिया, टेम्परेचर को घटा दिया, तो गैसेस क्या हो जाएंगी? लिक्विफाई। और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है सर। जैसे सीएनजी हम, एलपीजी हम यूज करते हैं ना, ये सारी लिक्विफाइड गैसेस हैं। अब ध्यान से समझिए, क्या आपने कभी कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है? जरूर सुना होगा, लेकिन कभी ये सुना था कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड CO2 ही पाया जाता है सर। बहुत ध्यान से समझिएगा, सॉलिड CO2 ही पाया जाता है। होता क्या है, अगर थोड़ा सा प्रेशर उस पर लगता है और सॉलिड फॉर्म में रहता है, प्रेशर घटते ही, जो ही प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के अप्रॉक्स आने लगता है सर, वो तुरंत ही सॉलिड स्टेट से किस में चेंज जाता है? गैस स्टेट में। और ये गैस स्टेट में कब चेंज होता है? जब हम प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इसीलिए हम कभी कभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी कहते हैं। क्या कह ले जाते हैं? ड्राई आइस। यही रीजन है सर। तो ये अगर समझ में आ रहा हो तो मुझे लगता है समझ में आ गया कि इंटर कन्वर्जन कैसे होता है। किसका इंटर कन्वर्जन सर? इन तीनों स्टेट्स का। तीनों स्टेट्स का कैसे होगा सर? सॉलिड्स, लिक्विड और गैस। मैंने क्या किया? लिक्विड को पकड़ा सेंटर पे, लिक्विड को मैंने वेपराइज किया तो गैस के फॉर्म में हो गया, वेपर्स को कंडेंस किया तो, लेट मी टेक द एरो,
देखिए ध्यान से, लिक्विड स्टेट को वेपराइज किया तो गैसेस फॉर्म में हो गया, इन्हीं गैसेस स्टेट को कंडेंस किया तो लिक्विड फॉर्म में हो गया। दिस पार्ट इज क्लियर। अब इस फॉर्म पे आते हैं। सॉलिड्स को सब्लिमेशन के थ्रू मैं गैसेस पे ले जाता था, लेट अस रिमेंबर दैट एक्सपेरिमेंट अमोनियम क्लोराइड 1, और फिर हम गैस को सब्लिमेशन के ही प्रोसेस से सॉलिड की तरफ ले आ जाते हैं। इस प्रोसेस का नाम बदल जाता था, क्या कहते हैं सर, डिपोजिशन। चलिए ये पार्ट भी क्लियर हुआ और ये पार्ट भी क्लियर हो गया। अब इस तीसरे पार्ट पे आते हैं। लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं किसके थ्रू, सॉलिडिफिकेशन के थ्रू, और सॉलिड्स को लिक्विड में फ्यूजन के थ्रू। याद करिए लेटेंट रेट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट रेट ऑफ वेपराइजेशन के पहले जस्ट बताया था कि सॉलिड का लिक्विड में मेल्ट होकर कन्वर्ट कर जाना ही फ्यूजन कहा जाता है सर। ये तीनों समझ में आया मुझे लगता है, देखिए कितना परफेक्ट ड्राइंग, ये आपके पास प्रोसेस तीनों समझ में आ गए होंगे सर। अगर समझ में आया सर, अगर ये चीज समझ में आई है तो लाइक करके तुरंत बता दें सर मुझे कि everything is very clear and your diagram and handwriting on the screen is also very beautiful. Thank you so much. चलिए अब समझते हैं सर, जैसे हमने टेम्परेचर के लिए समझा वैसे ही प्रेशर के लिए भी समझना पड़ेगा। तो प्रेशर के लिए एटीएम यूनिट यूज करते हैं सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए एटीएम यूनिट। लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, तो जो एयर प्रेशर लगा रही है ना सर हमारे ऊपर, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह ले जाएंगे, ठीक। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे 1 एटमॉस्फेयर के अप्रॉक्स होता है, ठीक। और इसी को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। सी लेवल पे ही जाकर के देखेंगे कि कितना है और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको कहते हैं। उसके बाद उसी को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहने लगेंगे। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है सर, तो 1.01 इंटू 10 के पावर 5, ये पावर 10 के पावर 5 पास्कल्स के पास। चलिए अब हमको लगता है कि अब टॉपिक्स के एंड की तरफ पहुंच रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, इवोपोरेशन। इवोपोरेशन क्या होता है सर? अभी तक हम हीट सप्लाई कर रहे थे, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पे आकर के अपने स्टेट को चेंज कर रहा था। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि स्टेट लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में चेंज होने लगा और वो बिना बॉइलिंग पॉइंट को रीच किए ही ये कार्यक्रम शुरू कर दिया है? ऐसा कभी देखा है? मैं दिखाता हूँ आपको, आप जरूर देखे होंगे। मैं थोड़ा सा स्पेस चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे, यहीं पे देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं ये ग्लास लेता हूँ, इसमें यहाँ तक वाटर फिल कर देता हूँ, फिल कर दिया, इसको मैं 15-20 दिन के लिए छोड़ करके चला गया, आता हूँ तो वाटर लेवल चेक करता हूँ, तो अब जरूर देखे होंगे कि वाटर लेवल कुछ ना कुछ डिक्रीज कर जाता है। ये वाटर लेवल डिक्रीज कैसे हुआ? मैंने तो इसको अलग से कुछ टेम्परेचर दिया नहीं, हीट किया नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट पे रीच नहीं किया, वेपर्स में कन्वर्ट कैसे हो गया? तो ये जो अपने आप अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया ना सर, इसी प्रोसेस को इवोपोरेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को इवोपोरेशन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हमको पता था कि हमेशा मूव करते हैं और कभी रेस्ट पे नहीं रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो कारनामा करेंगे ही सर, ठीक ना। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर कहाँ हैं, उस हिसाब से वो काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। जैसे एकदम बॉटम पे है कि मिड में है कि टॉप पे है, ठीक। लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर सरफेस पे होते हैं, उनके पास थोड़ी हायर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक। और वो आसानी से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाले बॉन्ड को ब्रेक कर जाते हैं। उनको ब्रेक करने के बाद वो क्या करते हैं सर, वो तुरंत कन्वर्ट हो जाते हैं किनमें, वेपर्स में। और वेपर्स में कन्वर्ट होने की इसी प्रक्रिया को, इसी कार्यक्रम को, इसी फिनोमेना को हम इवापोरेशन कहना चाहेंगे। बोले आता है समझ में? और ये कब होगा सर, तो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा, बस बॉइलिंग पॉइंट से कम ही पे होगा। ये समझ में आता हो तो अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं सर जो इवोपोरेशन को इफेक्ट करते हैं, वो बता दीजिए। तो सबसे पहला फैक्टर है सर, अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर सरफेस एरिया इंक्रीज, फॉर एग्जांपल अगर एक पतले टेस्ट ट्यूब में रख के जाता हूँ मैं वाटर, और वहीं एक प्लेट पे रख के जाता हूँ वाटर, तो दोनों में सबसे ज़्यादा इवोपोरेशन कहाँ से होगा? यहाँ पे वाटर लेवल उतना ज़्यादा नहीं फॉल करेगा, जबकि यहाँ का वाटर लेवल बहुत ज़्यादा फॉल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ सर कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो गई तो रेट ऑफ इवोपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या है वो भी समझ लो। लॉजिक इज नॉट दैट मच कि नहीं समझ पाओगे आप। होता क्या है सर, इवोपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, और सरफेस फिनोमेना होने की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इसके सरफेस पे पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, जो कि ज़्यादा बॉन्ड ब्रेक करके निकलने लगेंगे, और इसकी वजह से इवोपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा, ठीक ना। तो सरफेस बढ़ेगा तो सरफेस फिनोमेना लॉजिकली बढ़ जाएगा सर। चलिए इसको समझते ही हम टेम्परेचर को देखते हैं। तो ये तो सारे बच्चों को समझ में आता होगा।
कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ सर, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, और बदलेगी कैसे सर, बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही जो सरफेस पे से मॉलिक्यूल्स भाग रहे थे छोड़ छोड़ करके वेपर्स के फॉर्म में, वो भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए सर टेम्परेचर इंक्रीज होते ही जो है इवोपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। ह्यूमिडिटी का डिक्रीज होना इवोपोरेशन को इंक्रीज करता है, ये समझना होगा। ह्यूमिडिटी क्या होती है सर? ह्यूमिडिटी ये होती है सर कि जितने भी वाटर वेपर आपके एयर में प्रेजेंट है ना अभी, उतना ही आपका एटमॉस्फेयर अभी ह्यूमिड है। तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। अब होगा क्या, अगर पहले से ही बहुत ज्यादा वाटर वेपर होगा आपके एटमॉस्फेयर में, तो सरफेस से वाटर उतने भाग करके वेपर्स बनाने के फेवर में नहीं होंगे। इसलिए अगर आप पहले से वाटर वेपर कम रखते हैं, डिक्रीज करते हैं, तब ये वाला फेनोमेना खुशी खुशी होने लगेगा। इसलिए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी विल कॉज इंक्रीज इन इवोपोरेशन। और हमारे पास ये लास्ट फैक्टर है कि जब हम विंड का स्पीड बढ़ा देते हैं, तो जब विंड का स्पीड बढ़ा देते हैं ना, तो जो पार्टिकल्स वेपर के फॉर्म में थे वो आसानी से मूव कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, फिर नया वेपर, जैसे देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ से वेपर्स के फॉर्म में पार्टिकल्स निकल के जा रहे थे और वेपर्स यहाँ आ गए। अब विंड की स्पीड अच्छी खासी है, तो इन वेपर्स को इधर लेके चली गई, यहाँ फिर से एम्प्टी स्पेस हो गया, और फिर से ये एम्प्टी स्पेस होने की वजह से यहाँ पे फिर से वेपर्स फॉर्म होंगी, फिर इनको ये लेकर के चली जाएगी, फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे एम्प्टी स्पेस हो जाएगा, और ये एम्प्टी स्पेस होने की वजह से फिर से वेपर्स फॉर्म होंगे। और यही फिनोमेना कब होगा सर? जब इंक्रीज हो जाएगा क्या, विंड का स्पीड। अच्छा ये बताइए, इवोपोरेशन होता है तो क्या ये कूलिंग भी कॉज करता है क्या? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आप बताइए कैसा होता है? अच्छा देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा। अगर इवोपोरेशन हो रहा है तो वो कूलिंग कॉज करेगा, कैसे करेगा ये समझना है। समझिए, आपने बचपन में बहुत बार ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। ये मान लीजिए आपका पाम है, हथेली, इस पे आप एसीटोन रख लेते हैं, पर एसीटोन अवेलेबल नहीं होता है जनरली। अगर आप पेट्रोल वगैरह भी रख लेते हैं तो भी ये फिनोमेना दिखता है। तो आप पेट्रोल रखते ही क्या होता है सर, पेट्रोल आपके हाथ से जितनी भी एनर्जी थी सराउंडिंग से वो लेकर के एब्जॉर्ब कर लिया, और वो क्या हो जाएगा सर, इवोपोरेट हो जाएगा। इवोपोरेट होने के बाद क्या होगा सर, ये बाहर से सराउंडिंग की एनर्जी को ले लिया है, सराउंडिंग से एनर्जी लेकर के इवोपोरेट हो गया। तो जो सराउंडिंग से एनर्जी ले लिया, तो वो एनर्जी तो लेके चला गया सर हीट वाली, तो आपके हाथ पे क्या बचेगा सर, कोल्डनेस। इसीलिए आपको यहाँ पे सर थोड़ा सा कूल फील होता है। तो होगा क्या सर, जो लिक्विड्स इवोपोरेट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं सर, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। और जो एब्जॉर्ब करके हैं सराउंडिंग की एनर्जी को, तो फिर सराउंडिंग अपनी एनर्जी रीगेन करना चाहेगा कि नहीं, जो इवोपोरेशन में लॉस्ट किया है। तो इसी एब्जॉर्प्शन के तहत सराउंडिंग कूल होने लगता है, और इसीलिए सर इवोपोरेशन कूलिंग को कॉज करता है। मैं इस बात से सहमत हूँ। आप इस बात से सहमत हैं कि हम गर्मियों में कॉटन कपड़ों को क्यों पहनते हैं? इसका भी एक लॉजिक है, ध्यान से समझिएगा। इवोपोरेशन कब हो रहा है सर, तो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे जब वेपर्स फॉर्म में जो है सरफेशियल लिक्विड के जितने भी पार्टिकल्स थे वो भागने शुरू करते थे, उसको इवोपोरेशन कहते थे। इसका मैकेनिज्म कैसा था सर, कि इवोपोरेशन क्या करता है सर, सराउंडिंग से एनर्जी को गेन करता है और वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक ना। और द हीट एनर्जी इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जब हम सराउंडिंग से एनर्जी को लेते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर हीट एनर्जी को देते हैं। और यही एब्जॉर्प्शन की वजह से हम जो जहाँ पे जिस बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं उस बॉडी को कूल करके छोड़ देता है। तो ये कॉटन में ये फेनोमेना सबसे ज़्यादा होती है एब्जॉर्प्शन की, और ये एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी कॉटन में ज़्यादा होने की वजह से ही हम उसको समर में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करके इवोपोरेट होगा और यहाँ से सराउंडिंग की एनर्जी को लेकर के इवोपोरेट होने के बाद हमको ठंडा करके छोड़ देगा। चलिए ये तो समझ में आता है। ये बहुत लॉजिकल सी चीज़ है सर, कि आप अक्सर देखे होंगे कि अगर फ्रिज से पानी निकाल करके आप इसमें पोर करते हैं, अगर पानी ठंडा होता है तो ग्लास के बाहर भी डॉट्स वाटर के आ जाते हैं। ये फिनोमेना क्यों होता है? इसका भी लॉजिक यही है सर, कि आपने यहाँ पे ठंडा पानी रखा सर, लेकिन बाहर वेपर्स जो थे गैसेस फॉर्म में थे। अब ये ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आते ही तुरंत गैस से लिक्विड के फॉर्म में चेंज होंगे कि नहीं? गैस का टेम्परेचर डिक्रीज किया तो लिक्विड में होगा, तो यही टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से तुरंत लिक्विड फॉर्म में हो गए और टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ जाते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने बहुत कुछ सीखा, इनफैक्ट पूरा चैप्टर 1 सीखा, और हमारे एनसीईआरटी सीरीज का आज फर्स्ट चैप्टर भी एंड हो गया। इसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि ये
मतलब सभी बच्चों तक पहुंच जाए जिसके पास एनसीईआरटी क्लास 9 की ज़रूरत थी, जिनको इन लेक्चर्स की ज़रूरत थी, और बहुत जल्दी आपका चैनल ग्रो करे ताकि ऐसे बहुत ढेर सारी सीरीज आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट आती रहे। तो हुआ क्या सर, मैंने पहले सीखा क्या, कैसे कैसे मैटर कन्वर्टेबल था, उनके स्टेट्स कैसे प्रेशर और टेम्परेचर की चेंज से जो है बदलती थी। सब्लिमेशन की प्रक्रिया क्या होती है सर, सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में भाग रहे थे और लिक्विड स्टेट नहीं आ रहा था, इसको सब्लिमेशन कहते थे। चलिए, उसके बाद डिपोजिशन की प्रक्रिया क्या होती है, तो भाई गैसेस से फिर वापस सॉलिड आ जाता था बिना लिक्विड के, इसको डिपोजिशन कहते थे। बॉइलिंग क्या होता है सर, एक बल्क प्रक्रिया होता है, बॉइल होगा, जैसे मान लीजिए ये बीकर है, इसमें जितना भी पानी है अगर बॉइल हो रहा है, ये सारे वाटर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब इक्वल एनर्जी पोजेस करके और इक्वल प्रॉपर्टी के हिसाब से ही बॉइल करेंगे। जबकि इवोपोरेशन क्या था सर, इवोपोरेशन था एक सरफेस फेनोमेना, इवोपोरेशन क्या था, एक सरफेस फेनोमेना जो कि केवल सरफेस वाले पार्टिकल से डील करता था और यहीं से उनको ब्रेक करके जो है वेपर फॉर्म में ले जाता था। उसके बाद मैंने क्या सीखा सर कि ये रेट ऑफ इवोपोरेशन किस पे डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ इवोपोरेशन डिपेंड करता था सरफेस एरिया पे, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी कैसी कैसी है और विंड स्पीड कैसा है। तो सरफेस एरिया बढ़ता था तो इवोपोरेशन बढ़ता था, टेम्परेचर बढ़ता था तो इवोपोरेशन बढ़ता था, विंड स्पीड बढ़ती थी तो इवोपोरेशन बढ़ता था, जबकि ह्यूमिडिटी घट जाती थी तो इवोपोरेशन बढ़ जाता था। और इवोपोरेशन कैसे कूलिंग कॉज करता है। मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, मैंने बताया था कि वो हीट एनर्जी जो कि 1 kg लिक्विड को जो है गैस में बदल दे उसको वेपराइजेशन वाला लेटेंट हीट कहेंगे, और अगर 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदल दे उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। क्योंकि फ्यूजन होता क्या है सर, सॉलिड से लिक्विड का मेल्ट हो जाना। मुझे लगता है पूरे चैप्टर को प्रॉपरली रिवाइज करते हुए हम जो है एक लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज होती है ना, उनके यूनिट्स को जान लेते हैं। जैसे टेम्परेचर को हम एसआई यूनिट केल्विन देते हैं और इसका सिंबल के रखेंगे सर। लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे एसआई यूनिट के तहत और एम से डिनोट करेंगे। मास को किलोग्राम में और केजी से। वेट को न्यूटन में, क्योंकि वेट और मास में डिफरेंस भी होता है सर, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है और एम जी एक फोर्स का फॉर्म है, इसलिए जो है वेट को न्यूटन से, और ये इसका सिंबल हो गया। वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर से, इट इज मीटर क्यूब, ठीक, मीटर क्यूब। उसके बाद डेंसिटी को सर किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ध्यान से समझिएगा, डेंसिटी होती क्या है सर, मास अपॉन में वॉल्यूम, और मास क्या है सर केजी, वॉल्यूम क्या है सर मीटर क्यूब, देयरफॉर किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज डेंसिटी। अच्छा, उसके बाद सर प्रेशर क्या होता है, तो पास्कल इसकी यूनिट है सर, इसको पीए से डिनोट करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है, ये सीरीज में आपको लगता है कि सर थोड़ा सा भी एफर्ट डाल रहे हैं कंटेंट डेवलप करने में, आपके तहत एक अच्छी चीज़ें पहुंचाने में, तो आप प्लीज़ इस चैनल को अपना समझ करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। कमेंट में ज़रूर बताएं सर कि आपको वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रहना चाहिए जो जिस पे आप वीडियो डिमांड करते हैं। अगर प्लीज़ इस चैनल को अपना मानते हो तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि बहुत जल्दी ये चैनल ग्रो करे और आपके ढेर सारी सीरीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कराने के लिए हमेशा हमेशा आपके साथ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस एडू हब। प्लीज़ 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 लाइक वीडियो, कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो पे, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करिएगा ही करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और बस इस चैनल को ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें ताकि मैं ऐसी सीरीज़ हमेशा आपके साथ कंटिन्यू रखूं और ये टारगेट आपके साथ ही पूरा हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीएस एडू हब।